Hello friends, I hope you are doing good. Welcome to our channel on Success with Haram ऑनलाइन एजुकेशन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इकोलॉजी। इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम दो क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वो किस तरह से एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं आते हैं। और अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सो आप उसको एग्ज़ाम में कैसे डील करेंगे, इसलिए हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से हमें देखना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं क्या सही हैं या फिर गलत हैं। पहली स्टेटमेंट है बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो लोअर जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसमें ज़्यादा होती है हायर लैटिट्यूड्स से। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स एंड ऑल्टीट्यूड्स कैसे इकोसिस्टम को, कैसे बायोडाइवर्सिटी को और कैसे प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर जिसने ये लेक्चर देखा होगा वो ईजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं देखा आई सजेस्ट यू आप वो लेक्चर देखिए और आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें भी बताऊंगी कि किस तरह से जो स्टेटमेंट है वो सही है या फिर गलत है। देखो ये है अर्थ और मान लो ये है सन। अर्थ में क्या है, बीचों बीच क्या है, इक्वेटर है। ये इक्वेटर है हमारा और इसके जो पैरेलल जो लाइंस हैं ये है लैटिट्यूड्स, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये है इमेजिनरी लाइंस। सन की जो रेज हैं वो क्या होता है, इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सन की जो रेज होती हैं वो ऑब्लिक होती जाती है, यानी तिरछी होती जाती हैं। अगर सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, टेम्परेचर क्या है ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेसिपिटेशन भी हाई होगा। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी या फिर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए इक्वेटर पे हमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो इक्वेटर टू ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि सन जो है मूव करता है सिर्फ ट्रॉपिक्स तक ही मूव करता है, तो इसलिए इन एरिया में जहाँ पर सन की जो एनर्जी है ज़्यादा है वहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी या फिर प्रोडक्टिविटी भी हाई मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी क्या है रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है सन की जो एनर्जी है वो भी रिड्यूस हो रही है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल जो है वो भी रिड्यूस हो रही है। इस वजह से क्या है जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिड्यूस होती चली जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है along the mountain gradients biodiversity is normal greater in lower altitudes as compared to the higher altitudes। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। मान लो ये एक माउंटेन है, इसकी ऊंचाई कितनी है और इसने ये पूछा है कि जो लोअर जो ऑल्टीट्यूड्स हैं उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी होगी, हायर होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो हायर ऑल्टीट्यूड्स है उसमें बायोडाइवर्सिटी कम होगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखते हैं। देखो लोअर लैटिट्यूड्स ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है कि एयर जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वो होती है अबंडेंट अमाउंट में होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चलते जाएंगे उसमें क्या है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घटती चली जाएगी। जब ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घटेगी, साथ ही साथ क्या होगा, अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है
डिक्रीज होता चला जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा सो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। टेम्परेचर भी लो होगा, प्रेसिपिटेशन भी लो होगा, प्रोडक्टिविटी या फिर बायोडाइवर्सिटी भी लो होगी। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि हम क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होगी। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, among the following state which one has the most suitable climatic condition for the cultivation of large variety of orchids with the minimum cost of production and can develop an export oriented industry। कि कहाँ पर हमें लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स देखने को मिलती हैं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं हम किस स्टेट में ऑर्किड्स का, और उसको बाद में हम क्या बना सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। सो ऐसी स्टेट बतानी है हमको, ठीक है। जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो लेक्चर था, मानस नेशनल पार्क जो है वो वाला लेक्चर पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि मानस नेशनल पार्क में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ इंडिया में 1500 स्पीशीज़ मिलती हैं ऑर्किड्स की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 600 जो स्पीशीज़ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। सो इससे हमें पता चलता है कि आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स। तो लार्ज जो वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स हमें कहाँ पर मिल रही है, एक ही प्लेस पे 600 मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में। सो आंसर इज बी। सो इस लेक्चर से, इन क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो सीरीज़ है ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी। देखो, हमने इकोलॉजी को 6 लेवल्स में बांट रखा है। वो इसलिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इकोलॉजी की, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। देखो, इकोलॉजी की डेफिनेशन है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। ये किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसकी साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। लेकिन इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें उसको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, सो आप उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, थर्ड, इस तरह से एक क्रोनोलॉजी में आप उसको पढ़ोगे। सो इसी तरह हमने इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए क्या कर रखा है, इसको 6 लेवल्स में बांट रखा है, और इन लेवल्स को बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है इंडिविजुअल, सेकंड होता है पॉपुलेशन, थर्ड होता है कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम एंड देन बायोस्फीयर। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीशीज किसे कहते हैं। देखो, स्पीशीज है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रुप जो शेयर करते हो जेनेटिक हेरिटेज, आर एबल टू इंटरब्रीड एंड टू क्रिएट देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो जीन्स हैं वो सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स क्या है, स्पीशीज हैं। इनमें क्या है, जीन्स जो हैं लगभग 99.9% कैसे हैं, सिमिलर जीन्स होते हैं सभी ह्यूमन बींग्स के। ओनली 0.1% जो जीन्स हैं वो हमको एक दूसरे से अलग करता है। और साथ ही साथ स्पीशीज क्या, एबल टू इंटरब्रीड। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर जो है वो डॉग के साथ ही ब्रीड करेगा, टाइगर जो है वो डॉग के साथ ब्रीड नहीं कर सकता है, वो टाइग्रेस के साथ ही ब्रीड करेगा। सो एबल टू इंटरब्रीड एंड क्रिएट देयर ऑफस्प्रिंग, इनको बोलते हैं स्पीशीज।
सो आपको स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है गोल्डन लंगूर है, टाइगर है, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज़ है एनिमल्स की वो हमें इस पिक्चर में देखने को मिल रही है। अब नाउ कम टू द इंडिविजुअल्स। देखो स्पीशीज़ की बात कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग की जब हम बात कर रहे थे तो वो थी स्पीशीज़, मानव जाति। लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी ह्यूमन की बात करें, अगर आप मेरी बात कर रहे हो सो मैं हूँ एक इंडिविजुअल। सबसे पहले हम इकोलॉजी को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। सो इंडिविजुअल क्या है, उसकी जो एबिलिटी होनी चाहिए टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता हो, इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं एंड फंगी। सो सबसे पहली जो यूनिट होती है लेवल की वो होती है इंडिविजुअल। सो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो है ये टाइगर है, ये इसकी इंडिविजुअल है ये एक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, वेट अ मिनट, पॉपुलेशन। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनिज्म। जब हम मानव जो ह्यूमन्स बीइंग है उनकी जब पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलें, उनके ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। सो यहाँ पर देखते हैं पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज, यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। देखो कभी भी कोई भी टर्म ऐसी आ रही है जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर यूजुअली है, सो उसको हमेशा ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है, जो एग्जामिनर जो बोलते हैं क्वेश्चंस देते हैं वो हमेशा हमें ऐसी ही टर्म्स में उलझा देते हैं कि यूजुअली या फिर ऑलवेज करके। सो ऐसी टर्म्स पे हमेशा ध्यान देना, और इसीलिए मैं हमेशा इसमें जो लेक्चर्स में रिपीट करती हूँ अगर कोई ऐसी टर्म होती है। सो पॉपुलेशन को समझ आ गया है। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब परसेंटेज वेरिएशन इन इंडिविजुअल पॉपुलेशन। इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या वो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव है या फिर डिक्लाइन है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। सबसे उससे पहले हमने देखा था इंडिविजुअल टाइगर, ये है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। नाउ कम टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, देखो दो तरीके हैं, एक तो बर्थ से और एक इमिग्रेशन से। माइग्रेशन से क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दो तरीके से बढ़ेगी, एक तो बर्थ से या फिर इमिग्रेशन से। आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में। इसमें क्या हुआ था कि म्यांमार की जो वहाँ पे स्टेट थी उसने क्या करा था, उन्हें परसिक्यूट करा था आर्मी ने, और फिर जो ये कम्युनिटी थी उसने वहाँ से माइग्रेट किया था और वो आ गई थी बांग्लादेश और इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। सो दो तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, एक तो बाहर से लोग आकर हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं, दूसरा बर्थ से बढ़ती है। सो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन डिक्लाइन किसको बोलते हैं, अगर डेथ हो रहा है और इमिग्रेशन होता है, जैसे डेथ हो रही है और इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है। फॉर एग्जांपल केरला में क्या है, जो केरला की तो जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या है, वो हमारा जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर जाती है, वहाँ पर हमारा जो ह्यूज डायस्पोरा है जो केरला का वहाँ पर हमें मिलता है, इसे बोलते हैं माइग्रेशन। सो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन। पॉपुलेशन ग्रोथ कब करेगी, जब बर्थ और इमिग्रेशन होगा, और जब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी डेथ और इमाइग्रेशन होगा। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई, कि इंडिविजुअल ने कितना एरिया ले रखा है, इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन है उन्होंने कितना एरिया ले रखा है, जब इसको रिलेशनशिप को हम देखते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल ये हैं दो एरियाज मान लो यहाँ पर, इसमें क्या है, ये दोनों जो एरियाज हैं वो लगभग
इक्वल इनका साइज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाइयर है, इनकी जो डेंसिटी है, लोग क्या है बहुत ज़्यादा एक ही छोटे से एरिया में बहुत से लोग रहे, लेकिन ये जो एरिया है इसमें पॉपुलेशन जो है बहुत दूर दूर रह रहे हैं। सो इसकी जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है वो लेस होगी, इसकी जो होगी हाई होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कोस्टल प्लेन्स हो गए या फिर जो रिवर के आसपास का जो एरिया है उसमें कैसी होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर सोर्स ऑफ जो लाइवलीहुड्स हैं, फूड्स हैं, ये जो अबंडेंट अमाउंट में होगा। सो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो हाई होगी। लेकिन जो हिली रीजन होते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, इसमें क्या होगा, लोगों को जो लाइवलीहुड की सुविधा बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो इसलिए इस एरिया में क्या होगा, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होगी वो एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन इन द रिवर एरियाज और द कोस्टल एरियाज के मुताबिक इसमें कम होगी। सो आपको पता चल गया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। नाउ कम टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहते हैं, हमने पढ़ा इंडिविजुअल, हमने पढ़ा पॉपुलेशन, अब नाउ कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज हैं, ह्यूमन्स हैं, बर्ड्स हैं, काउज हैं, जितने भी एनिमल्स की स्पीशीज है, प्लांट्स की स्पीशीज हैं, एंड ह्यूमन की जो स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है, मिलकर कहलाती है कम्युनिटी। और जो कि रहते हैं ना गिवन एरिया में रहते हैं, और इसकी वजह से क्या है, देखो हर एक जो कम्युनिटी है उसको सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी कम्युनिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिविजुअल मैं हूँ, मुझे खाने के लिए फूड चाहिए तो मैं डिपेंड होंगी, अगर मैं आप वेजिटेरियन हैं तो आप किस पे, वेज पे डिपेंड होंगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं सो आप डिपेंड होंगे एनिमल्स पर। सो इस तरह से हम क्या है डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वेजिटेरियन हूँ, सो आई विल डिपेंड ऑन द प्लांट्स। सो इस तरह से जो कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, और डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं उनका अपने आपस में एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करती है सेवरल वेज में। सो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी, मतलब जो बहुत अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को बोलते हैं कम्युनिटी। सो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है, कम्युनिटी पॉपुलेशन में क्या है, और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। कम्युनिटी के में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो किस तरह से जो स्पीशीज़ हैं एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। एनिमल्स रिक्वायर प्लांट्स फॉर फूड एंड trees for shelters. In plants requires animals for pollination, seed dispersal, soil microorganism to facilitate nutrient supply. इसमें ये जो पिक्चर है इसके ज़रिए समझाती हूँ। देखो जो ये प्लांट है और ये जो बर्ड है ये क्या कर रही है, इससे नेक्टर ले रही है, ठीक है। अब जब नेक्टर लेगी ये इसकी प्लांट जो है इसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन ये बर्ड कैसे जो प्लांट को हेल्प करेगी, क्योंकि प्लांट जो है वो एक ही अपनी पोजीशन पे रहेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो वो ये क्या करेगी, ये बर्ड इस प्लांट्स की जो सीड्स हैं वो किसी दूसरे प्लांट्स पर स्प्रेड करेगी, उससे क्या होगा, डिस्पर्स करेगी, उससे क्या होगा, न्यू जो प्लांट है वो जर्मिनेट होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सो इस वजह से ये क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़, प्लांट की स्पीशीज़ और बर्ड्स की स्पीशीज़ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से ये कहलाएगी कम्युनिटी, इसको बोलेंगे हम कम्युनिटी। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू डिफाइन द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में भी दो टाइप्स की कम्युनिटी होती है, एक तो मेजर कम्युनिटी, दूसरी माइनर कम्युनिटी। अब समझते हैं मेजर और माइनर कम्युनिटी में डिफरेंस। देखो मेजर जो कम्युनिटी होती है वो कैसी होती है, एक तो लार्ज साइज होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है रिलेटिवली, नॉट कम्प्लीटली, रिलेटिवली। ऐसी टर्म्स को मैं बार बार बोल रही हूँ, हमेशा याद रखना। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, स्टेटमेंट दे दी मेजर कम्युनिटी क्या होती है, दीज आर द लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज एंड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवली लिखा हुआ है। सो इस तरह से हमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से क्या क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू द मेजर कम्युनिटी।
तो दीज आर द लार्ज साइज वेल ऑर्गेनाइज एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती है. सो दे डिपेंड ओनली ऑन द सन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. इसीलिए यूज़ की गई थी टर्म रिलेटिवली, क्योंकि ऐसा तो नहीं है प्लांट खुद ही ग्रो हो जाएंगे, उनको सन पे डिपेंड है रहते हैं वो अपना फूड प्रोडक्ट करने के लिए. इसलिए ऐसी कम्युनिटी जो कि इंडिपेंडेंट होती है टू द सम एक्सटेंट, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती है, उसको बोलते हैं मेजर कम्युनिटी. मेजर कम्युनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे हैं? लार्ज साइज के होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो फूड जो है वो प्रोडक्ट कर पाते हैं. सन की जो एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसके द्वारा ये अपना फूड का प्रोडक्शन कर पाते हैं. सो इस वजह से ग्रेटेस्ट या फिर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द मेजर कम्युनिटी. नाउ कम टू द माइनर कम्युनिटी. माइनर कम्युनिटी किसे कहते हैं? देखो, माइनर जो कम्युनिटी होती है ये होती है डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग कम्युनिटी, कि जो आसपास की जो कम्युनिटी होती है या फिर जो मेजर कम्युनिटीज़ होती है उन पर डिपेंड रहती है. जैसे कि हम जो हैं वो माइनर कम्युनिटी हैं, हमें अपने फूड के लिए डिपेंड होना पड़ेगा ट्रीज़ के ऊपर. हमें ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एयर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सांस लेनी है, तो हमें उसके लिए डिपेंड होना पड़ेगा ट्रीज़ पर. सो इस तरह की जो कम्युनिटी जो डिपेंड होती है दूसरी कम्युनिटी या तो मेजर कम्युनिटी या फिर नेबरिंग कम्युनिटी को, उसको बोलते हैं माइनर कम्युनिटी. सो माइनर कम्युनिटी क्या होती है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती है फॉर देयर एनर्जी न्यूट्रिएंट डायनामिक्स आर कंसर्न. एग्जाम्पल है अ मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउ डंग. काउ का जो डंग होता है उस पर क्या होती है? लाइकन्स होती है. सो लाइकन्स क्या होती है? उनके जो डिपेंड होती हैं वो काउ के डंग पर. सो ये उनका फूड होता है. सो इस तरह से इनको बोलते हैं माइनर कम्युनिटी. सो ये डिफरेंस था बिटवीन द मेजर कम्युनिटी एंड द माइनर कम्युनिटी. नेक्स्ट है इसमें बायोम्स. बायोम्स किसे कहते हैं? बायोम्स इज कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या है? कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉर द इन्वायरमेंट दे एग्जिस्ट. कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की कम्युनिटी जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो और वो एक सिमिलर सा इन्वायरमेंट है उसमें रहते हो. फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं आपको मिलेंगे, ये ट्रॉपिकल जो रीजन है और इक्वेटर जो है वहीं पर देखने को मिलेंगे. वो आपको टेम्परेट रीजन में नहीं देखने को मिल सकते और ना ही आपको पोलर रीजन में देखने को मिल सकते हैं. सो इसको बोलते हैं बायोम्स. हमने टेरेस्ट्रियल जो पार्ट होता है, टेरेस्ट्रियल किसे कहते हैं? जो कि लैंड पे जो पाया जाता है, जो लैंड होती है उसके पार्ट को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. और उसको हमने क्या कर रखा है? बायोस्फीयर को हमने डिवाइड कर रखा है इनॉर्मस रीजन में, जिसको हम बोलते हैं बायोम्स. सो बायोम्स पता चल गया होगा. बायोम्स को क्या होता है? करेक्टराइज किया जाता है इसको क्लाइमेट के आधार पर, वेजिटेशन के आधार पर, एनिमल्स लाइफ के एंड जनरल सॉइल टाइप के आधार पर हमने बायोम्स को बांट रखा है. जैसे कि आपने सुना होगा ट्रॉपिकल, टेम्परेट और डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो इस तरह से हमने डेजर्ट्स, इस तरह से हमने क्लाइमेट, वेजिटेशन और एनिमल लाइफ और जनरल सॉइल टाइप के आधार पर हमने बायोम्स को बांट रखा है. सो इसी वजह से कभी भी दो जो टाइप के बायोम्स होंगे वो एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जो बारिश की जो अमाउंट है वो जितनी ट्रॉपिकल रीजन पे बढ़ रही है उतनी टेम्परेट रीजन पे नहीं पड़ सकती. इस वजह से क्या होगा कि दो बायोम्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते. और मेन जो रीजन है किसी भी जैसे कि बायोम का जो फैक्टर है डिटरमाइन करना है, कि जो मेन फैक्टर हैं जो किसी भी बायोम को इम्पैक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. ठीक है. नाउ इस पिक्चर के ज़रिए आपको मैं समझाती हूँ. देखो, ये है हमारे बायोम्स. इसमें आप देख सकते हो रेन फॉरेस्ट है, सवाना है, यहाँ पर डेजर्ट है, फिर यहाँ पे डेजर्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट फॉरेस्ट, टाइगा, टंड्रा, इस तरह से. इसमें क्या है? देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ये है हाइट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो रहा है. टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो रही है. साथ ही साथ आप इसमें नीचे देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम
इक्वेटर से हम जा रहे हैं ये ड्राई में, तो इसमें क्या हो रहा है, डेजर्ट की ओर जा रहे हैं, तो मॉइस्चर जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हो रही है। ये जो रेन फॉरेस्ट है, सवाना है, डेजर्ट है, इसके बारे में हम जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके में एक सेपरेट चैप्टर है, उसके में ये 1 बाय 1 इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसे बायोम की तरह समझ लेते हैं। इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हो कि हमने किस तरह से बायोम्स को डिवाइड कर रखा है। नाउ कम टू द बायोस्फेयर। बायोस्फेयर किसे कहते हैं? बायोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। जहाँ पर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होते हैं? हाईली इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होते हैं। जैसे कि प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर डिपेंड करता है सन की एनर्जी पर। इस तरह से क्या है, बायोस्फीयर हाईली इंटीग्रेट होगा और इंटरेक्टिंग, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर इसे इंटरेक्ट किए बिना रह ही नहीं सकता, तो इसे बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कैसे बनता है? बायोस्फीयर बनता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर को मिलाकर बायोस्फीयर बनता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बायोस्फीयर। देखो किस तरह से एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फेयर, वाटर एंड द लिथोस्फेयर यानी अर्थ जब मिलती है तो ये बनाती है बायोस्फीयर। और ये ऐसे कंपोनेंट्स है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। सो विद दिस इज अ complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.